उपचुनाव की सालों तक दूसरे सियासी पार्टियों की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए मशहूर पीके यानी प्रशांत किशोर आज विधिवत रूप से चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देने वाले बांकीपुर के गढ़ को प्रशांत किशोर क्या फतेह कर पाएंगे, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि पीके बहुत अमीर प्रत्याशी हैं। कितनी है उनकी और उनकी पत्नी की कमाई, सबसे पहले उसी पर नजर डाल लेते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर का खाता खुलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर का बही खाता सामने आ गया है। पढ़ाई लिखा का पता चल चुका है। पीके ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। प्रशांत किशोर के नामांकन के साथ जो एफिडेविट जमा किया गया उसमें उन्होंने अपनी संपत्तियों का भी ब्यौरा दिया है। पिछले 5 साल में प्रशांत किशोर ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। 2020-21 में 8,66,520 रुपए उनके पास थे। 2021-22 में 60,04,440 रुपए हुए। 2022-23 में 44,49,000 रुपए हो गए। 2023-24 में 8,89,26,320 रुपए थे और 2024-25 में ये 58,45,430 रुपए हुए। खास बात यह कि 2024-25 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन स्वराज पार्टी, तब 10 करोड़ रुपए अपनी पार्टी को उन्होंने दान दिया, डोनेशन दिया। ये जिक्र इस एफिडेविट में है। अपने एफिडेविट में प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी की संपत्ति भी डिक्लेयर की है। डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 2020-21 में 6,14,790 रुपए थे उनके पास। 2021-22 में 18,08,250 रुपए हो गए। 2022-23 में बढ़कर 34,63,060 रुपए हो गए। 2023-24 में 41,86,810 रुपए हो गए। 2024-25 में 40,23,800 रुपए हो गए। और अब पीके और उनकी पत्नी जानवी दास की संपत्ति, कमाई, देनदारी के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो उन्होंने बांकीपुर से पर्चा दाखिल करते समय अपने हलफनामे में आज जिक्र किया है। पीके की कुल चल संपत्ति 22,19,74,976 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी की चल संपत्ति 99,51,67,240 रुपए है। वहीं पीके की अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी 23,70,80,256 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी जानवी की अचल संपत्ति 1,19,270 रुपए है। वहीं अर्जित की हुई यानी अपनी कमाई से बनाई हुई संपत्ति की बात करें तो वो 59,25,00,000 रुपए है, जबकि पीके की पत्नी की अर्जित कमाई 4,22,00,000 रुपए है। यानी पुश्तैनी विरासत में मिली संपत्ति की बात करें तो पीके के पास 14,62,00,000 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास ये संपत्ति 8,20,00,000 रुपए है। वहीं अगर कर्जे की बात करें, लोन की बात करें तो पीके ने बैंकों से 5,77,53,765 रुपए का लोन भी लिया हुआ है, जबकि उनकी पत्नी के पास 55,38,000 रुपए का लोन है। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र C7 भी दिया है, जिसमें अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी है। पीके के शपथ पत्र के मुताबिक उनके खिलाफ वर्तमान में 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये मामले उन पर 31 धाराओं में दर्ज किए गए हैं। हालांकि एफिडेविट में यह भी बताया गया कि इन 8 मामलों में अब तक किसी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं और न ही प्रशांत किशोर किसी भी मामले में दोषी ठहराए गए हैं। बांकीपुर विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए चुनावी टेस्ट है। हालांकि पीके के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए कि पीके की पार्टी से अभी तक एक भी विधायक नहीं है, वो खुद भी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। ऐसे में जो भी पीके के खाते में आता है वो उनके लिए विन विन ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट कोई मामूली सीट नहीं है। ये सीट तब खाली हुई जब इस सीट से विधायक रहे नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और राज्यसभा भेजा गया। इसीलिए बांकीपुर बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन गया है। दूसरी तरफ पीके को समर्थन नहीं देने वाले इंडिया गठबंधन के सामने भी चुनौती होगी कि सिर्फ बीजेपी को ही नहीं हराना है, बल्कि प्रशांत किशोर को भी पटकनी देनी होगी। लेकिन आज ही प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि वो हल्के खिलाड़ी नहीं है। प्रशांत किशोर आज जब नामांकन करने पहुंचे तो बांकीपुर की सड़कें पीले झंडों, जो कि उनकी पार्टी का रंग है, उन झंडों से पट गई। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनके रुतबे के मुताबिक ही कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। प्रशांत किशोर के साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी तो बाइक रैली ने भी बांकीपुर की सड़कों पर जन स्वराज पार्टी के समर्थन में समा बांधा। प्रशांत किशोर की नामांकन रैली में उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी भी पहुंची हुई थी। अब प्रशांत किशोर के सामने इस भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करने की बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने नामांकन भरने के बाद
3 लाइनों में ही साफ कर दिया कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और जनता का समर्थन क्यों उनको मिलना चाहिए। मेरा नामांकन नहीं है, बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है। बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है। इधर बीजेपी ने भी आज पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन यात्रा निकाली। नामांकन यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुजूम देखने को मिला। पहली बार चुनाव लड़ रहे सिन्हा साहब के साथ फूल माला से लदे रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके उस रथ पर सवार थे। साथ ही एनडीए की 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस कारवां में उनके साथ थे। बाद में सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी नामांकन में शामिल हुए। भले ही आज नितिन नवीन मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ ने ये तो जता दिया कि आज भी बांकीपुर में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। विश्वास और कार्यकर्ता का साथ मिला है, अब पार्टी का विश्वास मेरे साथ है। बस किसी के बारे में कोई क्या युवा हैं, अविवाहित हैं, पहली बार चुनावी मैदान में, इसीलिए पीके के सामने उनकी टक्कर को बहुत ही क्लोजली देखा जाएगा। उधर मध्य प्रदेश की एक और सीट जहां पे उपचुनाव में दतिया की, वो भी सबकी नजरों में है, तो उस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 30 साल तक विधायक रहे और करीब 15 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनका पर्चा कटा। उनकी जगह आशुतोष तिवारी ने आज पर्चा भरा। पर्चा भरते टाइम नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ शामिल हुए। साथ में सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। नरोत्तम मिश्रा अपने को पार्टी का वफादार सिपाही बताने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में उनकी आंखें भी छलक रही थी। और तो और जब वो भाषण दे रहे थे तो आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगा और जिताने की बात करते करते उनकी आंखें भर गईं और गला रूंध गया। सुनिए नरोत्तम मिश्रा। आज तो भैया के लिए ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। क्या होगा चुनाव में, उस पर नजर बनी रही, आपको अपडेट्स करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली और एक और बहुत बड़ी स्टोरी की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया की सांसें यानी तेल और गैस की सप्लाई होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट अब पूरी तरीके से बर्निंग पॉइंट दुनिया का बन चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हैं, दोनों की जिद एक है, हॉर्मुज पर कब्जा। हालात ये हैं कि सीज फायर की हवा निकल चुकी है, धमकियों का दौर खत्म हो चुका है और अब तो मिसाइलें हवा में बात कर रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इस सेगमेंट में एक और बहुत बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अमेरिका और ईरान के बीच भड़कते महायुद्ध के तनाव के बीच एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। दावा किया जा